गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने पढ़ लिया था भाई, है ना। कल अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमने कौन कौन सी नदियों की बात की थी? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। और ये जो नदियां हैं, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं क्या? डेल्टा बनाती है ना। और ये जो नदियां हैं, ये नदियां धीमी गति से बहती हैं और इन्होंने अपनी अपनी तली का कटाव कर लिया है, कंप्लीट रूप से कर लिया है ना। अब देखो, ये जो पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं, ये नदियां अपना जल कहाँ डालती हैं? ये डालती हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। इसमें हमने कौन कौन सी नदियां देख ली थी बेटा? हमने देखा, सबसे पहले देखा स्वर्ण रेखा। कौन सी देखी? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा का हमने एक प्रश्न देखा था कि जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, है ना। दूसरा हमने कौन सा देखा? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी में हमने क्या देखा कि क्योंझर के समीप उड़ीसा में अपना ये जल डालती है ना। इसके अलावा तीसरी नदी हमने देखी महानदी। कौन सी देखी? महानदी। और महानदी में हमने क्या देखा बताओ? कि ये जो नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? नेपाल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से होता है ना। और यहां से जब ये निकलती है तो अपने तटों के समीप पीली मिट्टी का जमाव करती है ना, जिससे चावल की खेती सर्वाधिक होती है। इसीलिए महानदी के बेसिन को, छत्तीसगढ़ बेसिन को चावल का कटोरा कहते हैं ना। इसके अलावा ये जो महानदी है, इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं ना। उड़ीसा का शोक, कहां का शोक कहते हैं बेटा? उड़ीसा का शोक। और इसी नदी पर भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। 4800 मीटर है। और इसके अलावा हमने देखा कि ये जो नदी है, देखो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा समझना इस बात को। क्या पूछ लेंगे बेटा? पूछ लेते हैं कि भारत की हुआंग हो नदी किसे कहा जाता है? भारत की क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो बेटा, जब अपन चीन की बात करते हैं और चीन में एक नदी बहती है हुआंग हो नदी। और ये जो हुआंग हो नदी है, ये भी पीली मिट्टी के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? पीली मिट्टी के लिए। और यहाँ भी चावल उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है? चावल। इसलिए भारत की हुआंग हो किसे कहते हैं? महानदी। याद रखना, ठीक है ना। भारत की हुआंग हो महानदी को कहते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट नदी गोदावरी। कौन सी देखी थी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी में हमने क्या देखा बताओ? गोदावरी में हमने देखा त्र्यंबक के पठार से निकलती है ना। और कितनी बहती है बेटा? 1465 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध बने हैं गोदावरी पर? जायकवाड़ी बांध बना हुआ है ना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोचमपाद, जिसे श्री राम सागर बांध भी कहते हैं। और एक राम गुंडम। कौन सा है? राम गुंडम। इसकी एक सहायक है मंजरा नदी। और कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। यहां तक हो गया था अपना। अब हेडिंग डाल दो बेटा, अब हेडिंग डाल दो कृष्णा नदी। अब हेडिंग डाल दो अपने कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का सबसे पहले अपन क्या देखेंगे बेटा? उद्गम। क्या देखेंगे? उद्गम।
और उद्गम कहां से होता है बताओ? महाबलेश्वर। कहां से होता है? महाबलेश्वर। और ये जब अपने भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बेटा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। और जब हमने बात की थी पश्चिमी घाट की थी ना, और उसमें मैंने कहा था 22 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटते हैं। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, और उसमें दो चोटियां हैं, एक कलसुबई और एक महाबलेश्वर, है ना। तो इस महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है ना। और ये जो महाबलेश्वर है, यहाँ एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि यहाँ राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान भी है, बताया था ना। चलो अब लिखो इसकी लंबाई, लिखो भाई इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई बताओ कोई बच्चा। 1400 कई पुस्तकों में बेटा आपको 1400 भी मिलेगा, कई 1401 भी मिलेगा, ठीक है ना। तो 1401 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र बताओ बेटा, प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र से कर्नाटक से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से कहां जाती है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देते, ठीक है ना बेटा, जल डाल देते। नोट डाउन हो गया? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं बेटा, है ना, विशेषताएं हैं। बताओ कोई विशेषता ये है, लिखो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा भारत की बताओ, भारत की भी दूसरी होगी। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी ठीक है ना। देखो पहली कौन सी है? गंगा 2525, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अभी हमने पढ़ा गोदावरी 1465, और तीसरी कौन हो गई? कृष्णा हो गई ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की तो है दूसरी, ठीक है ना, और संपूर्ण भारत की कौन सी हो गई? तीसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन हो गया। चलो अब नोट करो, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, है ना, डायग्राम बनाते हैं। चलो ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। और यहां से जब ये निकलती है ये अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की कहाँ जल डालती है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसके ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं भाई, है ना, कुछ परियोजनाएं। जैसे यहाँ कर्नाटक में एक परियोजना है, कर्नाटक में एक परियोजना है ना। एक परियोजना कहाँ है? कर्नाटक। एक परियोजना है तेलंगाना में, और एक परियोजना है आंध्र प्रदेश में। कितनी परियोजनाएं हैं? 3, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, यहाँ से कई बार प्रश्न आ जाता है बेटा एकदम से सीधा। ये जो परियोजना है, इस परियोजना को अपन कहते हैं अलमाटी। क्या कहते हैं? अलमाटी। बांध लिख लो चाहे अलमाटी परियोजना, ठीक है ना, अलमाटी परियोजना। ये जो परियोजना है इसे अपन क्या कहते हैं? पढ़ाए, इसको कहते हैं बेटा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। अलमाटी जो है ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। और नागार्जुन है ये कहाँ है? तेलंगाना। और एक परियोजना और है जिसे अपन कहते हैं श्री सैलम, श्री सैलम परियोजना, श्री सैलम परियोजना। और ये जो श्री सैलम परियोजना जो है वो कौन सी नदी जगह है, कौन से राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, श्रीशैलम, ठीक है, श्रीशैलम। किसमें? हाँ, नहीं ऐसा कोई विशेष नहीं है ना। इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। तो सहायक इसी में बना दूं या अलग से बना के दूं? 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है ना। एक नदी आकर मिलती है बेटा इसमें भीमा, दूसरी नदी इसमें आकर मिलती है कोयना, भीमा कोयना, ठीक है ना, ठीक है, भीमा और कोयना। फिर यहां 2 धाराओं से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है 2 धाराओं के रूप में, जिसे कहते हैं तुंगा और भद्रा, जिसको अपन एक साथ क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। फिर इसमें एक नदी मिलती है जिसको अपन क्या कहते हैं?
एक नदी मिलती है जिसको अपन कहते हैं मूसी नदी। क्या कहते हैं? मूसी, मूसी नदी। और ये जो मूसी नदी है ना, ये जो मूसी नदी है, इस मूसी नदी के तट पर, इस मूसी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसे कहते हैं हैदराबाद। क्या कहते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था बेटा कि मोतियों का शहर कहते हैं ना। मोती बंदरगाह बताया था, तुतीकोरन बंदरगाह, और वहां मैंने नोट डाउन करवाया था कि हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स, है ना, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये है आपकी वही कंप्लीट रूप से कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा नदी। कृष्णा अपनी कंप्लीट होती है। अगली नदी बताओ। कृष्णा के बाद अगली दो नदियां हैं, पेनार और पलार, है ना। दोनों एक साथ ही नंबर डाल के लिख लो बेटा। पेनार नदी, पेनार नदी, और एक है पलार नदी, पलार नदी। पेनार और पलार नदी, ठीक है ना। और दोनों का उद्गम कहां से होता है? दोनों का उद्गम होता है बेटा नंदीगढ़ की पहाड़ियों से। नंदीगढ़ की पहाड़ियां, नंदीगढ़ की पहाड़ियां हैं। और ये नंदीगढ़ की पहाड़ियां हैं कहां? कर्नाटक में। कहां हैं? कर्नाटक। और ये कर्नाटक से बहती हैं दोनों, कर्नाटक से बहते हुए और आंध्र प्रदेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना क्या कर देती हैं? जल डाल देती हैं, ठीक है ना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पीछे जो अपनी जो हमने कृष्णा लिखा उसमें एक दो लाइन की जगह है क्या? है ना, कृष्णा में लिखो बेटा, है ना। कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी दोनों मिलकर, है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। एक लाइन ये लिखनी है ना, केवल एक लाइन नोट करनी है। कौन सी? कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी नदियां मिलकर, कृष्णा व गोदावरी नदियां मिलकर, नदियां मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसको कहते हैं पेनार, पेनार नदी, और इसको कहते हैं पलार नदी। पलार, है ना। पेनार और पलार दोनों बस केवल ये बना लो। अगर लिखना चाहो तो इसमें केवल यहां लिख लो, ये कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में बहती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नंदीगढ़ की पहाड़ियां कर्नाटक से इनका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल डाल देती है। कौन सी नदी है? अगली नदी बताओ भाई। कावेरी, कावेरी नदी। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका उद्गम कहां से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है? बताओ उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां हैं? कहां हैं? कर्नाटक में। कहां है बेटा? कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। हो सकता है काफी पुस्तकों में आपको यहां मिलेगा पुष्पगिरी,
है ना। तो ब्रह्मगिरी और पुष्पगिरी एक ही बात, ठीक है ना, पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी। फिर आ जाओ इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई बताओ भाई इसकी 800 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह है क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र बताओ भाई। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, कावेरी नदी को उपयोगिता व पवित्रता के आधार पर दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, दक्षिणी गंगा क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करो ध्यान रखना इस बात का कि दक्षिणी गंगा और दक्षिणी भारत की गंगा, है ना, दक्षिणी भारत की गंगा कौन है, गोदावरी, और दक्षिणी गंगा कौन है, कावेरी, ठीक है ना। वहां हमने इसलिए कहा था क्योंकि सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की और सबसे प्राचीन है, इसलिए हमने उसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है और पवित्रता के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा, है ना, दक्षिणी गंगा। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये हैं कर्नाटक, और यहां से एक नदी निकलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कावेरी नदी। और बंगाल में खाड़ी में जाकर अपना जल डाल देती है। बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर, है ना, दो बांध बने हुए ना, एक बना हुआ है कर्नाटक में और एक बना हुआ है तमिलनाडु, है ना। और कर्नाटक में जो बना है उसे अपन क्या कहते हैं, शिव समुद्रम। और जब मैंने नदी घाटी परियोजनाएं लिखवाई थी उसमें लिखवाया था बेटा भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना, लिखवाया था ना, भारत की सबसे प्राचीन शिव समुद्रम परियोजना, सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है, शिव समुद्रम, ठीक है ना। कौन से राज्य में है, कर्नाटक। कौन सी नदी पर है, कावेरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना, दोनों पर्सन अलग है ना, दामोदर, है ना, दामोदर घाटी परियोजना जो मैंने नोट करवाई थी, आपको करवाई थी ना, टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है, ठीक है।
और इस बांध को अपन क्या कहते हैं? मेटूर बांध। क्या कहते हैं? मेटूर बांध। और ये जो मेटूर बांध है ये कहां है? ये तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और इसकी खास बात भी है भाई कुछ, है ना, है ना, इसकी कुछ खास बात भी है। खास बात ये है कि ये जो कृष्णा नदी है ये दो भागों में है, सॉरी कावेरी, है ना। इसको बोलते हैं ऊपरी प्रवाह क्षेत्र और इसको बोलते हैं निचला प्रवाह क्षेत्र। अब यहां से समझना, ये जो ऊपरी प्रवाह क्षेत्र जो है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। किससे करता है? दक्षिणी पश्चिमी। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही अपन ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं ना, ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून से कौन वर्षा प्राप्त कर लेता है बेटा? कर्नाटक का जो भाग है ऊपरी प्रवाह क्षेत्र है, ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेता है। और तमिलनाडु का जो हिस्सा है वहां मैंने आपको लिखवाया भी था, बताया भी था कि शीतकालीन मानसून से वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। तो यहां ये जो वर्षा प्राप्त करता है ये करता है शीतकालीन मानसून से। किससे करता है? शीतकालीन मानसून से। और ये प्रश्न यहां से शानदार ये बनता है कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, कौन सी है? कावेरी नदी। ठीक है ना। और इसी कारण कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी है। समझ आया? 12मासी नदी कौन सी है? कावेरी नदी। इसीलिए इसके जल की उपयोगिता और पवित्रता अधिक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ऊपरी जल प्रवाह में ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया, रुक गया, और रुकने के बाद जैसे ही पानी की कमी होती है तो लौटता हुआ मानसून शीतकाल में तमिलनाडु में वर्षा कर देता है और उससे इसका प्रवाह आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो दो बातें लिखनी है अपने को, लिखो, नोट डाउन करो बेटा। भारत, नोट डाल दो, है ना, नोट डालो और लिखो भारत की एकमात्र नदी, भारत की एकमात्र नदी भारत की एकमात्र नदी जो दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों मानसून से वर्षा, नीचे लिख दो ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून को अपन उत्तरी पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून। और इसको लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, लौटता हुआ मानसून। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दोनों से वर्षा प्राप्त करता है ना। और इनके सामने लिख लेना, ग्रीष्मकालीन मानसून से उत्तरी प्रवाह क्षेत्र और शीतकालीन मानसून से निचला प्रवाह क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। नोट में दूसरी नोट लिखो, कावेरी नदी
कावेरी नदी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो 12 मासी है या सदाबहार है। जो सदाबहार है, जो क्या है, सदाबहार है। कावेरी नदी शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है, मैटूर बांध तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है ना। इसके ऊपर इसका जो ऊपरी प्रवाह है वो ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है और निचला जो प्रवाह है वो शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। अब ये मानसून वाला बच्चों की समझ नहीं आया ना बेटा, बस झूठी हाँ बोल रहे हो, है ना। आपके आ गए बेटा, है ना, नए बच्चे उनके समझ नहीं है ना। चलो मैं बताता हूं, समझना बेटा इस बात को, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है, अपने को समझना है ना। ये अपना भारत है और इसमें कर्नाटक कौन सा है? इसमें कर्नाटक कौन सा है? ये वाला कर्नाटक है, कंफर्म। चलो इसको अपन क्या बोलते हैं? कर्नाटक। और हमने कहा कर्नाटक से एक नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है और कहां जाती है? तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु है, क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु है ना। अब समझो, मैंने बताया बेटा इसमें आपको कि यहां पश्चिमी घाट, क्या है? पश्चिमी घाट। और यहां इन दोनों को जोड़ती है नीलगिरी, और नीलगिरी से जब ये ऊपर बढ़ते हैं तो ये पूर्वी घाट, क्या है? पूर्वी घाट। कटा हुआ भाग है क्योंकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये नदियां इनको काट देती। अब समझो, यहां आप जब ग्रीष्मकालीन मानसून की अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व जो है ये अपना विश्व है ना। समझना इस बात को, थोड़े से आराम से समझने की कोशिश करना। ये जो विश्व है, इस विश्व में हम देखते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश है वो कहां से गुजरता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के द्वीपीय देशों से गुजरता है। और इसी समय अपना ये जो भारत है, इस भारत में यहाँ थार का मरुस्थल है और ये मई जून में अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो जैसे ही गर्म होगा तो हवा गर्म होगी ना, तो गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा ना। तो यहां वायुदाब घटेगा तो इसके पास की जो हवाएं होंगी वो इस जगह जाकर बैठने का प्रयास करेंगी कि नहीं करेंगी? भाई इसके चारों तरफ की जो हवाएं होंगी वो इसके पास जाने का प्रयास करेंगी। दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण रहता है, 21 जून को सूर्य कहां रहता है? कर्क रेखा पर रहता है ना, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा है कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। यानी कि कर्क रेखा थार के मरुस्थल के पास है और इस समय 21 जून को सूर्य उत्तरायण रहता है तो अत्यधिक गर्मी वैसे ही बढ़ जाती है और वायुदाब पेटियां खिसक कर उत्तर की ओर आ जाती है। और जैसे उत्तर की ओर आती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती हैं ना, रीट वाले बच्चे, चलती है ना व्यापारिक पवनें, और जिनकी दिशा क्या होती है?
दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। और ये जैसे ही हवा, जब ये हवाएं चलती हैं तो 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ये भूमध्य रेखा को पार कर देती है, और जैसे ही पार करती है कोरियोलिस बल के प्रभाव से अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और मुड़ते ही उस समय अपना थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म रहता है, और गर्म रहता है तो ये इन हवाओं को अपनी ओर खींचता है, और जैसे खींचता है तो यहां देखो पूरा का पूरा सागर है बेटा, तो जैसे ये सागर के ऊपर से आती है तो अपने साथ लाती है पानी, लाती है ना। और देखो समझो, ये जो भाग है, अब समझना, यहां से आगे की पूरी ये कहानी है, ये उधर समझा दूंगा। जैसे ही ये नदी, ये जो पवने हैं, व्यापारिक पवने, ये 0 डिग्री से ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती हैं, तो ये इस सागर से, हिंद महासागर से जल लाएंगी, और लाएंगी तो इस भाग में नहीं टकराएंगी क्या? तो ये यही भाग तो है ना। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो पवने आ रही थी वो यहां आकर टकराती है, यहां टकराती है। तो हमने कहा यहां नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां हैं, और ऊपर पश्चिमी घाट जो है ये पूरा सतत रूप से फैला हुआ है। तो यहां जैसे ही टकराती हैं, इस तट पर टकराती हैं, तो इस भाग में खूब वर्षा करती है ना, खूब वर्षा होती है। और जैसे ही यहां वर्षा होती है तो कावेरी नदी को यहां से जल प्राप्त हो जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कहानी समझ आई, कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है। इसके बाद जैसे ही ये पवने आगे बढ़ती हैं, तो हमने देखा कि अपना ये जो भारत है, ये जो पवने आगे बढ़ती हैं, समझना बेटा इस कहानी को, ये पवने जब आगे बढ़ती हैं, ऐसे आगे बढ़ती हैं, जो इससे टकरा गई उन्होंने तो यहां वर्षा कर दी, लेकिन जो नीचे से निकल गई वो ऐसे आगे बढ़ेंगी और यहां बढ़ेंगी। तो यहां हमने पढ़ा कि यहां हमारा हिमालय है, और जिसको हमने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में अलग अलग नामों से पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी पढ़ा था ना। और यहां जैसे ही यहां मेघालय में गारो, खासी, जयंती, मिकिर, रेंगमा और बरेल हैं, तो ये धनुष आकृति बन गई है। यहां जैसे ही ये पवने यहां जाती हैं तो ये ऊपर उठती हैं और यहां भयंकर वर्षा करती है। इसीलिए विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मौसिनराम में, खासी पहाड़ियों पर है, कोई डाउट नहीं है। और फिर यहां से ये वापस मुड़ती हैं, और इसको अपन बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या कहते हैं? बंगाल। ये पूरे भारत में वर्षा करती है और इन महानदी की घाटियों से अंदर घुस जाती है। ठीक है, तो ये तो होता है अपना एक मानसून का प्रक्रम। फिर ये जैसे ही आगे बढ़कर जाती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, और शुष्क हो जाएंगे तो ये लौटता हुआ मानसून जब वापस लौटता है, तो लौटता हुआ मानसून यहां जब आएगा तो इन तटों पर टकराता है, क्योंकि यहां पहाड़ियां विच्छिन्न रूपों में है, और जैसे ही यहां टकराएगा तो तमिलनाडु पर वर्षा करेगा शीतकाल में, सर्दियों में, और इससे कावेरी नदी को फिर जल प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी जल प्राप्त होता है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी जल प्राप्त होता है। ओके, अब बताओ, समझ आया? आगे चलो, नोट डाउन किया? हो गया। दोनों बातें जो बताई थी नोट डाउन हो गई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे 12मासी नदी है, हो गई ना। अब हेडिंग डाल दो, अगली नदी है वेगई नदी। अगली नदी है वेगई नदी। कौन सी नदी है? वेगई। ठीक है ना, वेगई नदी। इसका उद्गम होता है बेटा वारसा नंद की पहाड़ियां। वारसा नंद की पहाड़ियां हैं, और ये हैं तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु।
वारसा नंद की पहाड़ियां तमिलनाडु। कावेरी में जगह है है? है क्या? है? नहीं है? केवल एक लाइन लिखनी है ना? देखो समझ लो, कावेरी 3 धाराओं के रूप में निकलती है बेटा, और इन धाराओं के बीच में यहाँ एक शहर है जिसको अपन कहते हैं श्री रंगपट्टनम। श्री रंगपट्टनम कहते हैं ना, है ना? श्री रंगपट्टनम, मैसूर कर्नाटक। और ये श्री रंगपट्टनम वही है जहां टीपू सुल्तान राज करता था, और अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी ना। और यहाँ एक द्वीप है श्रीरंगम। ये डायग्राम बना दो। कावेरी नदी 3 धाराओं के रूप में निकलती है, जिनके एक के बीच में श्रीरंगपट्टनम और दूसरी के बीच में है श्रीरंगम, है ना? श्रीरंगम कावेरी नदी में जहां बनाया है वहीं बना दो, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम। नहीं, अलग से बना दो, छोटा सा। ध्यान रहेगा कावेरी है, उसके 3 धाराओं में निकलती है, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम द्वीप स्थित है दोनों के बीच में, है ना? कावेरी के पास जगह होगी थोड़ी सी, वही डायग्राम बना दो, लिखनी रहने दो, है ना? ये श्रीरंगपट्टनम वही है जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य जहां संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना? एक लाइन खाली रख लिया करो भाई, है ना? कभी भी कोई बात याद आ जाए तो इतना संघन मत लिखा करो, है ना? इतना संघन मत लिखा करो। है? हो गया? चलो अब अपने लिखो वेगई नदी। किसकी? नहीं बेटा, कोई देवियों के नाम से है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना? चलो अब लिखो वेगई नदी, और वेगई नदी निकलती है और इसी के किनारे ये अपना जल डालती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इसी के किनारे एक शहर है, कौन सा है भाई? मदुरई। कौन सा है? मदुरई। और ये वही मदुरई है जहां मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, है ना? मीनाक्षी मंदिर वेगई नदी के किनारे है मदुरई और मीनाक्षी मंदिर, है ना? मदुरई और मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट लिखो ताम्रपर्णी नदी। नेक्स्ट लिखो ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? कहां से होता है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से। कहां से होता है? अगस्त मलाई की पहाड़ियां। और ये जो अगस्त मलाई की पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है भाई? सबसे ऊंची चोटी इलायची। कौन सी पहाड़ियां हैं? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां जो हैं, इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त मलाई, है ना? और यहां से एक नदी निकलती है ताम्रपर्णी, और जो अपना जल डालती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, है ना? और इस पर एक परियोजना है, पाप नाशक।
पापनासम परियोजना। कौन सी परियोजना है? पापनासम परियोजना। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु। और इसका अच्छा सा प्रश्न एक ही है, ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी भारत की दक्षिणतम, भारत की दक्षिणतम नदी है। ताम्रपर्णी नदी भारत की दक्षिणतम नदी है। ठीक है, दक्षिणतम नदी है। ताम्रपर्णी नदी भारत की दक्षिणतम नदी है। दक्षिणतम नदी है भाई, है ना, भारत की दक्षिणतम नदी। ताम्रपर्णी जो है ये भारत की कौन सी है? दक्षिणतम नदी, है ना। अब देखो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। यहां हमने देखा, नोटबुक एक बार बंद कर दो बेटा सभी बच्चे। देखो यहां हमने देखा था, अब आपको इमेज स्पष्ट हो जाएगी। ये अपनी गंगा नदी तंत्र है और इसी में यहाँ एक धारा अलग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं ना। और इसी हुगली में एक नदी आकर मिलती है दामोदर, और दामोदर की एक सहायक है, दामोदर की एक सहायक है जिसको अपन कहते हैं बराकर, कहते हैं ना बराकर। बराकर नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? बराकर नदी पर 2 बांध बने हैं, मैथान और तिलैया। यहाँ पंचेत, यहाँ दुर्गापुरा बने हुए हैं ना। यहाँ कलकत्ता बसा हुआ है, बसा हुआ है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आकर जल डालती है, सुंदरवन डेल्टा बना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ हमने देखा था दिबांग, लोहित, और यहाँ कुछ नदियां थी जैसे कोपिली थी और एक बराक नदी थी। और बराक नदी पर यहाँ एक बांध बना हुआ है, तिपाई मुख बांध बना हुआ है ना, तिपाई मुख। ठीक है, अब आ जाओ। हमने देखा कि यहाँ स्वर्णगिरी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी, वेंगई और ताम। हो गई ना। कौन कौन सी है? देखो बेटा, सबसे पहले स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेनार, पलार, फिर कावेरी, कावेरी के बाद वेगई, और वेगई के बाद ताम्रपर्णी सबसे दक्षिणी हो गई ना। पापनासम परियोजना स्थित है। और हमने देखा कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो डेल्टा बनता है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे नाम नहीं है बेटा, इनको इसी के नाम से जानते हैं, है ना, कृष्णा और गोदावरी के मध्य का डेल्टा। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। यहां तक हो गया। अब बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचा है, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो। एक नदी कर लेते हैं, कर लेंगे? एक तो कर लेते हैं, फिर कल पूरी हो जाएंगी, है ना। हाँ हाँ, एक नदी कर लेते हैं, हेडिंग डाल दो, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और पश्चिम में अपन कौन कौन सी देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ नर्मदा, है ना। नर्मदा है, ताप्ती है, फिर देखो साबरमती है, माही यहाँ से बहती है, मांडवी, जुआरी और शरावती और पेरियार। ठीक है ना। टोटल कितनी है? 8। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो नर्मदा नदी। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, सबसे पहली हेडिंग डाल दो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर लिखो उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम। और इसका उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की, अमरकंटक की पहाड़ियां। और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं कहां? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। कुल लंबाई बताओ भाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। इसके अलावा, इसके अलावा प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। और प्रवाह क्षेत्र लिखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है ना। और ये जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ हैं भाई? मैकालकी हैं, है ना। हमने देखा था सतपुड़ा श्रेणी, जिसे सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और मैकाल। और महादेव की धूपगढ़ और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और नर्मदा, और नीचे से एक नदी निकलती है महानदी। महानदी मैकाल की पहाड़ियों से लिखवाई थी, लिखवाई थी ना, याद है ना। चलो अब देखो, इसका डायग्राम बना लो भाई। अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और यहां से जब ये नदी निकलती है तो ये बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपना क्या करती है? जल डालती। कहां डालती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, बने हुए हैं ना। इसको बोलते हैं इंदिरा बांध या इंदिरा सागर बोलते हैं, इंदिरा सागर। इसको बोलते हैं बरगी, बरगी बांध। इसको बोलते हैं ओकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ओकारेश्वर बांध। और इसको बोलते हैं माहेश्वर, माहेश्वर, माहेश्वर बांध। कौन सा बांध है? माहेश्वर बांध। और एक बांध जो है इसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, है ना, है ना। अब देखो समझो बेटा, जब हमने देखा कि इसके
उत्तर में है विंध्याचल, दक्षिण में है सतपुड़ा। तो यहाँ बांध बनाना आसान हो जाता है, यहाँ जलाशय बना दिए जाते हैं जिससे ये जल को रोक लेते हैं, है ना, यहाँ जलाशय बना दिए जाते हैं। और यहां से सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है जिसको कहते हैं नर्मदा नहर। क्या कहते हैं? नर्मदा नहर। और ये जो नर्मदा जो नहर है, ये नर्मदा नहर राजस्थान में आती है और जालोर में पेयजल की आपूर्ति करती है, ठीक है ना। ये नर्मदा नहर जालोर में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करती है सिल्लू गांव से, है ना, सिल्लू गांव से, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है, ठीक है। ये जो सरदार सरोवर है गुजरात में, और ये सारे कहां हैं? महाराष्ट्र में नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में? मध्य प्रदेश में। कंफर्म है क्या? मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कर देते हैं। आप तो बना लो या सबसे पहले यही लिखोगे? हैं? वो कोई इश्यू नहीं बेटा, एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, मैं आपको बताता हूं। प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? और वो क्या डालेंगे? वो डालेंगे इंदिरा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, है ना। तो इंदिरा कहां आ जाएगा? नर्मदा पे, चंबल पे नहीं है। समझ गए मेरी बात को? इंदिरा को डालेंगे वो अगर क्वेश्चन में डालेंगे तो, क्योंकि वहां जवाहर सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है, और एक अपना बांध गांधी सागर बांध भी है ना। और नोट करके लिख दो बेटा, तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। तवी जो है वो रावी की है, तवी नदी जो है वो रावी की है, तवा किसकी है? नर्मदा की, है ना। और कुछ इसके एक शेर है, वो प्रश्न आता नहीं है, शेर है, बंजर है ना, और संघ है, वो प्रश्न यहां से बनता नहीं है, और संघ है, यहां से प्रश्न बनता नहीं है ना, यहां से नहीं बनता है, और संघ है, यहां से प्रश्न बनता नहीं है ना। तो यहाँ अपन नर्मदा कंप्लीट करते हैं और बाकी की जो क्लास होगी वो अपन इससे नेक्स्ट नदियां जो हैं वो कल देखेंगे, है ना, ठीक है ना, कल देखेंगे।